दैट इज इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। इससे पहले हम डिस्कस कर चुके हैं इंट्रोडक्टरी लेक्चर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर एंड ऑल्सो डिस्कस अबाउट द फीचर्स एंड ऑल्सो डिस्कस अबाउट द क्लासिफिकेशंस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। इस लेसन में हम डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर्स। इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के अंदर क्या होता है कि पहले हमें पता होना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर एक मैकेनिज्म है जिसके अंदर मैनेजमेंट डायरेक्ट करता है, कोऑर्डिनेट करता है एंड कंट्रोल करता है बिजनेस को। एक साउंड ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर कैसी होती है, जो कि इंक्रीज करती है ग्रोथ बाय इंक्रीजिंग द एफिशिएंसी एंड ऑप्टिमम यूज होता है किसका, टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट का, एंड फैसिलिटेट्स द मैनेजमेंट प्रोसेस एंड ओवरऑल ऑपरेशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ओके, ठीक है, ये बातें ध्यान में रखनी है कि साउंड ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर कौन सी होगी, जो ग्रोथ कर रही है डे बाय डे और एफिशिएंसी इंक्रीज हो रही है एंड टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट का ऑप्टिमम यूज हो रहा है एंड एनकरेज कर रही है ह्यूमन बीइंग को कि वो आप अटेन करो साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन फ्रॉम हिज वर्क, हिज पोजीशन एंड हिज वर्किंग एनवायरनमेंट। ऐसे नहीं कि आप मशीन की तरह काम करते रहो, आपको साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन भी होनी चाहिए अपने काम से, ठीक है। एनकरेज करना ह्यूमन बीइंग को कि आप अटेन करो साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन फ्रॉम हिज वर्क, हिज पोजीशन एंड हिज वर्किंग एनवायरनमेंट एंड स्टिमुलेट करना क्रिएटिविटी इन द ऑर्गेनाइजेशन बाय इनिशिएटिंग न्यू एंड इम्प्रूव्ड वे ऑफ द वर्क प्रोसेस। ओके, ये सभी की सभी इंपॉर्टेंस है, थोड़ा डिटेल में डिस्कस करते हैं। फर्स्ट इज द क्लियर डेफिनेशन ऑफ द अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड द रिलेशनशिप फैसिलिटी, बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द ऑब्जेक्टिव एंड द पॉलिसीज ऑफ द एंटरप्राइजेस। जो अथॉरिटी है वो क्लियर होनी चाहिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड रिलेशनशिप ये सभी के सभी क्लियर होना चाहिए, बेटर अंडरस्टैंडिंग जिससे कि हम समझ सके बेटर वे से ऑब्जेक्टिव्स एंड पॉलिसीज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। ऑब्जेक्टिव्स और पॉलिसीज हैं जो ऑर्गेनाइजेशन की, उनको अच्छे से समझ सके, इसलिए क्लियर होने चाहिए अथॉरिटी एंड द रिस्पॉन्सिबिलिटी और रिलेशनशिप, ये सभी का सभी क्लियर होना चाहिए एंड जिससे कि हम समझ सके क्या ऑब्जेक्टिव और पॉलिसीज एक एंटरप्राइजेस की। नेक्स्ट इज द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर लेड डाउन बोथ चैनल एंड द पैटर्न ऑफ कम्युनिकेशन, ठीक है। जो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्या डिस्क्राइब करता है कि क्या पैटर्न ऑफ कम्युनिकेशन रहेगा, प्रॉपर चैनल, इस सब को डिस्क्राइब करता है और ये प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन को भी डिस्क्राइब करता है, इसकी भी फैसिलिटेट देता है, ठीक है। नेक्स्ट इज द, ये हेल्प करता है कोऑर्डिनेट करने में, कोऑर्डिनेट ऑफ द एक्टिविटी ऑफ द कंपोनेंट पार्ट इन ऑर्डर टू फैसिलिटेट द रियलाइजेशन ऑफ द गोल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर हेल्प करता है एक्टिविटीज को में कोऑर्डिनेट करने में, ठीक है, जिससे कि हम ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव कर सकें। एंड और कहां पर हेल्प करता है ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, ग्रोथ मेंटेन करने में भी हेल्प करता है, ग्रोथ एंड डाइवर्सिफिकेशन ऑफ द एक्टिविटी ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, इनमें भी क्या है, कौन हेल्प करता है, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर हेल्प करता है। वर्कर पार्टिसिपेशन इन द ऑर्गेनाइजेशन इंक्रीज देयर कोऑपरेशन एंड इंप्रूव देयर विल टू वर्क, ठीक है। जो वर्कर का पार्टिसिपेशन होगा ना ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, वो क्या होगा, कोऑपरेशन होगा और उससे क्या होगा कि इंप्रूव होगा उनका वर्क भी, ठीक है। इसलिए पार्टिसिपेशन होना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो कि इंक्रीज करे कोऑपरेशन और इंप्रूव करे उनके वर्क को, ठीक है। और वो जो अगर हम वर्कर का पार्टिसिपेशन इंक्लूड करेंगे ना, तो उनकी जो थिंकिंग है वो भी कैसी होगी, क्रिएटिव होगी, ठीक है। नेक्स्ट इज द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द पॉलिसीज एंड द अचीवमेंट ऑफ द गोल बिकम इजियर। अगर हम ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर को अडॉप्ट करते हैं तो जो इम्प्लीमेंट कर रहे हैं पॉलिसीज और गोल्स को अचीव करने में भी हमारा क्या रहेगा, इजी रहेगा। एंड ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर रोकता है डुप्लीकेशन को, डुप्लीकेशन फंक्शंस को रोकता है और क्या करता है, मैक्सिमम प्रोडक्शन करता है विद मिनिमम एफर्ट्स के साथ, ठीक है। क्या करता है ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, मैक्सिमम प्रोडक्शन प्रोड्यूस करता है किसके थ्रू, मिनिमम एफर्ट से, और डुप्लीकेशन को भी अवॉइड करता है। टू अचीव दिस बेनिफिट एंड ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर शुड बी वेल डिजाइन वेल विद केयर। अगर हमें ये सभी के सभी बेनिफिट रिसीव करने हैं तो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए, हमारा कैसा डिजाइन किया होना चाहिए, बिल्कुल अच्छे से और वेल एंड केयर, ओके। एंड अब हम देखते हैं कि कौन कौन से जो फैक्टर हैं वो अफेक्ट करते हैं जब हम ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर को डिजाइन करते हैं। फर्स्ट इज द एनवायरनमेंट, सेकंड इज द टेक्नोलॉजी, थर्ड इज द साइज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एंड फोर्थ इज द स्ट्रेटजी। ये 4 फैक्टर्स हैं जो कि अफेक्ट करते हैं ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर को। फर्स्ट इज द एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो कि अफेक्ट करता है ऑर्गेनाइजेशन के डिजाइन को एंड इट वुड कंसीडर द इम्पैक्ट ऑफ द कस्टमर, सप्लायर, कंपटीटर, लीगल एंड द पॉलिटिकल चेंजेस एंड द कल्चरल एंड द इकोनॉमिक कंडीशन, ठीक है। एनवायरनमेंट एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो कि ऑर्गेनाइजेशनल डिजाइन को अफेक्ट करता है
और ये किसको इम्पैक्ट करता है, इट वुड कंसिडर द इम्पैक्ट ऑफ, किसके ऊपर इम्पैक्ट डालता है, कस्टमर, सप्लायर, कॉम्पिटिटर, लीगल एंड द पॉलिटिकल चेंजेस एंड द कल्चरल एंड द इकोनॉमिक कंडीशन, इन सब के ऊपर भी इम्पैक्ट डालता है एनवायरमेंट। नेक्स्ट इज द टेक्नोलॉजी। Technology is a combination of the tool, technique and know-how and has a major influence on the organizational structure. Technology किस किस का combination है, tools का, techniques का and know-how has a major influence on the organizational structure. ये organizational structure को एक influence करता है major way से। डिजाइन कैसा होता है ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर का, वो डिपेंड होता है कि टेक्नोलॉजी सिंपल है या सिंपल एंड रूटीन रिक्वायरिंग द फ्यू रिपीटेटिव टास्क, किस टाइप की टेक्नोलॉजी है उसके ऊपर ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर डिपेंड करेगा। ठीक है, नेक्स्ट इज द कौन सा फैक्टर है, साइज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। साइज है जो ऑर्गेनाइजेशन का वो भी अफेक्ट करता है ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के ऊपर को। अगर एक बिग साइज होगा ऑर्गेनाइजेशन का तो वो इंक्रीज हो गया, उसके नंबर, उसके अंदर क्या इंक्रीज होगा, नंबर ऑफ द फंक्शनल डिपार्टमेंट, number of managerial level and number of employee with the diversified responsibility। ठीक है, अगर big size होगा तो ये सभी की सभी जो responsibilities and departments है, levels हैं, वो सभी increase हो जाएंगे। next is the strategy। strategy क्या होती है, strategy has a definite influence on the structure and there are the primarily two strategy होती है। ठीक है, टू टाइप्स की हैं, फर्स्ट इज द स्टेबिलिटी स्ट्रेटेजी एंड नेक्स्ट इज द ग्रोथ स्ट्रेटेजी। स्टेबिलिटी स्ट्रेटेजी और ग्रोथ स्ट्रेटेजी, स्टेबिलिटी स्ट्रेटेजी के अंदर इन्वॉल्व होते हैं एक प्रिडिक्टेड एनवायरनमेंट एंड लिटिल चांस इन द एक्सटर्नल चेंजेस। एक्सटर्नल चेंजेस के अंदर लिटिल चांसेस हैं कि वो चेंज होंगे एक्सटर्नल में, एंड इसके अंदर क्या होता है कि हम एक प्रिडिक्टेड एनवायरनमेंट होता है। ग्रोथ स्ट्रेटेजी के अंदर इन्वॉल्व होता है एक्सपेंशन, ठीक है, जो कि इंट्रोड्यूस करेगा एलिमेंट ऑफ द कॉम्प्लेक्सिटी एंड द अनसर्टेनिटी, दैट इज कॉल्ड द स्ट्रेटेजी। स्ट्रेटेजी भी इन्फ्लुएंस करती है किसको, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर को। ठीक है, अब हम देखते हैं कि कौन कौन से जो ये फैक्ट है इंडिकेट करते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर रेफर टू द वे इन द ऑर्गेनाइजेशन एक्टिविटी। मीन्स जो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है वो किस को रेफर करता है, ऑर्गेनाइजेशन एक्टिविटीज को, जो कि टू टाइप्स में डिवाइडेड है, फर्स्ट इज द ऑर्गेनाइज एंड सेकंड इज द कोऑर्डिनेटेड। ठीक है, इसके अंदर 5 स्टेप्स इंक्लूड हुए हैं ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के। फर्स्ट इज द लिस्ट ऑफ द वर्क दैट नीड टू बी डन टू अकम्प्लिश द ऑर्गेनाइजेशन गोल। कौन कौन से वर्क क्या नीड है कि हमारे को ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव करने के लिए करना चाहिए। फॉर एग्जांपल एक हॉस्पिटल का गोल है कि हमारे को केयर करनी है सिक पर्सन की, ठीक है, एंड इन्वॉल्व द टास्क रेंजिंग फ्रॉम परचेजिंग द इक्विपमेंट एंड सप्लाइंग टू द हायरिंग स्टाफ एंड अप्लाई फॉर द एक्रेडिटेशन एंड द रिकॉग्निशन फ्रॉम द वेरियस प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, अगर उन्होंने मान लिया कि हमें हॉस्पिटल में जितने भी सिक पर्सन है उनकी हेल्प करनी है, तो वो उनको सब देखना है उसकी कि परचेजिंग डिपार्टमेंट को क्या चाहिए, हायरिंग स्टाफ है वो उसको क्या चाहिए, उसको क्या सप्लाई करनी है, एंड वेरियस प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या क्या चीज़ें सबको चाहिए वो सब देखना पड़ेगा उसको, अगर हमने उनका गोल है कि केयर करना सिक पर्सन के। ठीक है, लिस्ट ऑफ द वर्क दैट नीड टू बी डन टू अकम्प्लिश द ऑर्गेनाइजेशन गोल। पहले उसको लिस्ट बनानी पड़ेगी कौन कौन से काम उसको करने हैं अगर उस ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करना है। उसके बाद डिवाइड करना पड़ेगा पूरा का पूरा वर्क टास्क के अंदर। ठीक है, दैट कैन लॉजिकली एंड कंफर्टेबली परफॉर्म बाय द इंडिविजुअल और ग्रुप, उसको क्या बोलेंगे हम, डिवीजन ऑफ द वर्क। ठीक है, नेक्स्ट हम कंबाइन कर देंगे टास्क एक लॉजिकल और एफिशिएंट मैनर में। जब हमने ग्रुपिंग कर दी एम्प्लॉयज की और टास्क की तो उसको हम क्या बोलते हैं, डिपार्टमेंटलाइजेशन। ठीक है, ये हमने डिस्कस करेंगे डिटेल में। जो डिजाइनिंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर होगा, जो हमारा नेक्स्ट लेसन होगा, वो 6 टाइप में डिवाइडेड होगा। डिजाइनिंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, वर्क स्पेशलाइजेशन, डिपार्टमेंटाइजेशन। कंप्लीट में उस नेक्स्ट लेसन को आप सुनना ध्यान से तो आपको क्लियर हो जाएगा ये वाली बातें, कि उसी का समरी है। ठीक है, एंड नेक्स्ट इज द सेटअप ऑफ द मैकेनिज्म फॉर द कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन मेंटेन करना पड़ेगा कि इंटीग्रेशन हो इंडिविजुअल का, ग्रुप का एंड डिपार्टमेंट्स का, जिससे कि हम इजी वे से गोल को अचीव कर सके। एंड मॉनिटर करना पड़ेगा ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर को इफेक्टिव वे से, जिससे कि हम एडजस्टमेंट इजी वे से कर सके। एक बार हम कंप्लीट रिवाइज करते हैं कि हमने इस लेसन में क्या क्या डिस्कस किया है। हमने बेसिकली डिस्कस किया है कि कौन कौन से फैक्टर हैं जो कि अफेक्ट करते हैं ऑर्गेनाइजेशन को और इंपॉर्टेंस क्या है ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर की। फर्स्टली ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर एक मैकेनिज्म है जिसके अंदर एक मैनेजमेंट डायरेक्ट करती है, कोऑर्डिनेट करती है एंड कंट्रोल करती है अपने बिजनेस को। एक साउंड ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है जो
कि एफिशिएंसी इंक्रीज करता है और अपनी एनकरेज करता है ग्रोथ को, राइट, टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट का ऑप्टिमम यूज करता है एंड एनकरेज करता है ह्यूमन बीइंग को कि आप अटेन करो साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन अपने वर्क को, अपने वर्क से, अपनी पोजीशन से और अपनी वर्किंग एनवायरनमेंट से, एंड स्टिमुलेट द क्रिएटिविटी इन द ऑर्गेनाइजेशन बाय इनिशिएटिंग न्यू एंड इम्प्रूव्ड वे ऑफ द वर्क प्रोसेस। ओके, एंड क्रिएटिविटी को डेवलप करता है नए नए तरीकों से काम करके। और इसकी इंपॉर्टेंस है कि इसमें क्लियरली डिफाइन करते हैं अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी और रिलेशनशिप, फैसिलिटी बेटर अंडरस्टैंडिंग, जिससे कि हम बेटर तरीके से समझ सकें ऑब्जेक्टिव और पॉलिसीज एक एंटरप्राइजेस की, ठीक है। एंड ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर हेल्प करता है कोऑर्डिनेट करने में, जो कि सभी के सभी पार्ट्स के अंदर कोऑर्डिनेट द एक्टिविटी ऑफ द कंपोनेंट पार्ट इन ऑर्डर टू फैसिलिटेट द रियलाइजेशन ऑफ द गोल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। और कहाँ पर हेल्प करता है ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर? ग्रोथ करने में हेल्प करता है। अभी हमने डिस्कस करा था कि एनकरेज करता है ग्रोथ को, और इससे क्या होता है कि एफिशिएंसी भी इंक्रीज होती है। अगर हम वर्कर का पार्टिसिपेट करेंगे ऑर्गेनाइजेशन का इसमें, तो उससे क्या होगा कि कोऑपरेशन की भावना इंक्रीज होगी और उनका जो वर्क है वो भी इंप्रूव होगा और क्रिएटिव थिंकिंग के साथ एम्प्लॉय आगे आएंगे। एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द पॉलिसीज एंड द अचीवमेंट ऑफ द गोल बिकम ईजियर। इससे क्या होगा, जो पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट करने में और गोल को अचीव करने में भी ईजी रहेगी अगर हम वर्कर को पार्टिसिपेट करेंगे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, ठीक है। और ये क्या करेगा, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है जो डुप्लीकेशन फंक्शन को अवॉइड करता है और मैक्सिमम प्रोडक्शन अचीव करता है मिनिमम एफर्ट से। ओके, ये सभी के सभी बेनिफिट्स हम तभी अचीव कर सकेंगे जब ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर को हम अच्छे वे से डिजाइन किया होगा। तो एंड कौन कौन से फैक्टर हैं? एनवायरनमेंट, टेक्नोलॉजी एंड साइज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एंड द स्ट्रेटजी। ये सभी के सभी फैक्टर हैं जो कि डिजाइन किए जाते हैं ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के। जब हम ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर को डिजाइन करते हैं तभी हमें ये फैक्टर्स माइंड में रखने हैं। इन डिजाइनिंग द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर का हम कंप्लीट लेसन डिटेल में नेक्स्ट लेसन में हम डिस्कस करेंगे। उस लेसन को ध्यान से समझना, तब ये आपको क्लियर हो जाएंगे ये टर्म्स भी। ओके, एंड प्लीज रेट, रिव्यू एंड शेयर माय लेसन्स एंड ऑल्सो फॉलो माय प्रोफाइल एंड थैंक यू।